कईयों को AAA रेटिंग्स दी गई। अब ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी तो मुमकिन था जिनमें ये खतरा नहीं होते, जो डिडक्टेबल्स के बराबर ही होते, पर उनमें उठाए गए खतरों की एक लिमिट तय की जा सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया, और सोचने जाओ तो करना चाहिए था। तो क्या ये लोग जानते थे कि वो कुछ खतरनाक कर रहे हैं? शायद वो जानते थे। इन्वेस्टमेंट बैंक दरअसल सबप्राइम लोन्स को प्राथमिकता देते थे क्योंकि उनकी ब्याज थोड़ी ज्यादा होती थी। इससे प्रेडेटरी लेंडिंग में भारी बढ़त हुई। कर्जदारों को बेवजह महंगे सबप्राइम लोन्स में डाल दिया गया और कई लोन्स ऐसे लोगों को दिए गए जो उन्हें चुका नहीं सकते थे। वह सारे इंसेंटिव्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने मॉर्गेज ब्रोकर्स को ऑफर करते थे, वह उनके सबसे ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट को बेचने पर बेस्ड थे, यानी कि प्रेडेटरी लोन्स। बैंकर ज्यादा पैसे कमाता है अगर वो आपको एक सबप्राइम लोन में डालता है, और इसलिए वो वही डालेगा। पार्ट 2, द बबल, 2001 to 2007। अचानक हर साल सैकड़ों अरब डॉलर सिक्योरिटाइजेशन चेन के जरिए बहने लगे, क्योंकि कोई भी मॉर्गेज ले सकता था। घर की खरीद और उनकी कीमतें आसमान छूने लगी और इसका नतीजा हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बबल। रियल स्टेट रियल है, वो अपनी संपत्ति देख सकते हैं, संपत्ति में रह सकते हैं और उसे किराए पे भी दे सकते हैं। हाउसिंग में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। फाइनेंशियल सेक्टर की फाइनेंसिंग भूख ही हर किसी से ये काम करवा रही थी। पिछली बार हमारे यहाँ हाउसिंग बबल 80 के दशक के अंत में हुआ था। उस वक्त घर की कीमतें अभी के मुकाबले काफी कम बढ़ी थी। उस हाउसिंग बबल की वजह से काफी ज्यादा मंदी हुई थी। 1996 से 2006 तक घर की कीमतें दुगनी हो गई थी। एक टिकट का $500 देकर ये लोग ये जानने आए हैं कि वो अमेरिकन ड्रीम का अपना हिस्सा कैसे खरीद सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स, बेयर स्टर्न्स, लेमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच सभी इसमें शामिल थे। 10 साल में अकेले सब प्राइम लेंडिंग से एक साल की $3,000 करोड़ की आमदनी बढ़कर $7,000 करोड़ तक बढ़ गई थी। वह लोग जानते थे कहां क्या हो रहा है। सबसे बड़े सब प्राइम लेंडर कंट्री वाइड फाइनेंशियल ने $9,700 करोड़ के लोन्स दिए। उससे उन्होंने $1,100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। वॉल स्ट्रीट पर एनुअल कैश बोनसेस में उछाल आया। ट्रेडर्स और सीईओज इस बबल के दौरान हद से ज्यादा अमीर हो गए। लेमन ब्रदर्स इस सब प्राइम लेंडिंग के टॉप अंडरराइटर थे और उनके सीईओ रिचर्ड फोल्ड ने कमाए थे $48.5 करोड़। वॉल स्ट्रीट में इस हाउसिंग और क्रेडिट बबल से लोग करोड़ों अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा रहे थे। 2006 तक सारे मुनाफे का करीब 40% हिस्सा S&P 500 फर्म्स यानी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ रहा था। मुनाफे और आमदनी कुछ भी असली नहीं थे, वो तो बस सिस्टम द्वारा बनाए जा रहे पैसे थे जिन्हें आमदनी का नाम दिया गया। 2-3 सालों में अगर कोई डिफॉल्ट होता सब कुछ मिट जाता। मेरे ख्याल से असल में सोचो तो ये एक बहुत बड़ी नेशनल और सिर्फ नेशनल ही नहीं ग्लोबल पॉन्जी स्कीम थी। होम ओनरशिप एंड इक्विटी प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए फेडरल रिजर्व बैंक के पास मॉर्गेज इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का पूरा अधिकार था, पर फेड चेयरमैन एलन ग्रीन्सपैन ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। एलन ग्रीन्सपैन ने कहा, नहीं वह रेगुलेशन है, आइडियोलॉजिकली मैं इसमें विश्वास नहीं करता। 20 साल तक रॉबर्ट गनायज़ा एक पावरफुल कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप ग्रीन लाइनिंग के हेड थे। वो नियमित रूप से ग्रीन्सपैन से मिलते रहते थे। हमने उनको कंट्री वाइड और 150 अलग अलग कॉम्प्लेक्स एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा, अगर आपके पास मैथ में डॉक्टरेट भी होता तब भी आप ये कभी समझ नहीं पाते कि आपके लिए कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा नहीं। तो हमें लगा कि वह एक्शन लेने वाले हैं, पर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी यह बात साफ हो गई कि वह अपनी सोच नहीं बदलेंगे। हम ग्रीन्सपैन से 2005 में फिर से मिले। अक्सर हम उनसे एक साल में 2 बार मिलते थे और कम से कम एक बार तो मिलते ही थे। एलन ग्रीन्सपैन ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन की इस अद्भुत दुनिया में कैपिटल की फ्री और एफिशिएंट मूवमेंट मानव इतिहास में सबसे बड़ी खुशहाली लाने में मदद कर रही है।
द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाबुल के दौरान इन्वेस्टमेंट बैंक्स की कोई बड़ी तहकीकात नहीं की। 146 को सेक्शन के इन्फोर्समेंट डिवीजन से निकाल दिया गया। क्या आपने इस बात की गवाही दी है? हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक कटिंग की गई है, या आप इसे जो भी कहना चाहें, पर स्टाफ के घटाने से एजेंसी और उसकी काबिलियत घटाई गई है। सेक्शन ऑफिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में कितने लोग रह गए थे? आपने एक कहा था ना? हाँ, रात को घर जाते वक्त ऑफिस की लाइट्स वो खुद ही बंद करते थे। बबल के दौरान इन्वेस्टमेंट बैंक्स भरे मात्रा में उधार ले रहे थे, ज्यादा लोन्स खरीदने और ज्यादा सीडीओज बनाने के लिए। उधार लिए गए पैसे और बैंकों के अपने पैसे के बीच के रेशियो को कहा जाता था लिवरेज। बैंक जितना ज्यादा उधार लेते, उनका लिवरेज उतना ही ज्यादा होता। 2004 में गोल्डमैन सैक्स के सीईओ हेनरी पॉल्सन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को लेवरेज की लिमिट में ढील देने के लिए मना लिया, जिससे बैंकों को अपनी उधारी तेजी से बढ़ाने में मदद मिली। दी एसईसी ने किसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स को और ज्यादा जुआ खेलने देने का फैसला किया। वो पागलपन था, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर किया। 28 अप्रैल 2004 को एसीसी ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर लेवरेज लिमिट्स हटाने पर विचार करने के लिए मुलाकात की। हम कह चुके हैं ये बैंक्स बहुत बड़े हैं और यही सच है, पर इसका मतलब है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इन लेवल्स पर ये साफ है कि सबसे हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। ये वो फर्म्स है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव एक्टिविटी में जुटी हुई हैं। हमने उनमें से कुछ से बात की कि उनका कंफर्ट लेवल क्या है। उन फर्म्स को वाकई में लगा कि वह नंबर सही था। क्या सभी स्टाफ कमीशंस के रिकमेंड किए हुए नए नियमों को अपनाने के लिए अपना मत दे रहे हैं? हाँ, सब दे रहे हैं। फैसला हो गया, मीटिंग स्थगित की जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम में लेवरेज का स्तर काफी डरावना हो गया था।